वेलकम बैक। रेडियो उड़ान पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं दानिश महाजन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मिलवा रहे हैं नेशनल अवार्डीज से। आज भी हम YMCA में हैं। रिहर्सल का पूरा दिन गया और कल अवार्ड सेरेमनी होगी। तो आइए आपको एक और खास मेहमान से मिलाते हैं। हमारे साथ हिमानी बुंदेला जी हैं, करोड़पति फेम है, सभी आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार आप लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि उनके साथ इंटरव्यू करें, तो फाइनली आज हम बात कर रहे हैं और आगे भी हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। हिमानी जी, स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको? नेशनल अवार्ड मिल रहा है। सर मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, हमारी पूरी दिव्यांग कम्युनिटी के लिए और जो लोग भी मेरा कोऑपरेट करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, उन सबके लिए बड़ी ही प्राउड की बात है इस टाइम पर। मतलब मैं ही नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम डेफिनेटली वन, ये हमारी विजय है, हमारा अवार्ड है। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। क्या प्रोजेक्ट्स आजकल आप कर रही हैं? हाँ जी सर, बेसिकली एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से, जब एक एक्सीडेंट में मैंने अपना विजन लॉस हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए। उसके बाद जब मैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी में गई, डॉक्टर शकुंतलम यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ एक दिव्यांग कम्युनिटी से। उससे पहले मेरे कॉन्टेक्ट में कोई सिंगल दिव्यांग पर्सन नहीं था सर। जब उन लोगों से मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि बाकी लोग के लिए बहुत नॉर्मल है, बट हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। बाद में कुछ अपने संग भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स फील किए कि सोसाइटी में एक्सक्लूजन हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है करके। तो लगा कि अब लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो इस फील्ड के लिए करना है। तो सर मैं 2014 से इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि मैं स्टेम पर स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, 18 ईयर का एज था मेरा लगभग, तो एक स्टूडेंट कितना स्टार्ट कर सकता है, तो उसी लेवल पर मैंने सिंगली अपना सोशल मीडिया की हेल्प से, यूट्यूब चैनल की हेल्प से एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया कि कैसे हम सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस ही हम लोग को मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन चीज़ें चली रही थी। उसके बाद 17 में मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइनिंग हो गया एज अ टीचर। तभी प्रोजेक्ट चलता रहा। जब 2021 में मैंने कौन बनेगा करोड़पति के शो में जब विनर एज अ विनर में बाहर निकली, तो देखा कि सोसाइटी का परसेप्शन एकदम ही चेंज हो गया और लोग आ रहे हैं, बड़ा फोटो क्लिक कराना चाह रहे हैं, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, जगह जगह इनवाइट कर रहे हैं मुझे एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो लगा कि यस, दिस इज द करेक्ट टाइम जहाँ मैं हमारी कम्युनिटी के एक्चुअल में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकती हूँ और सोसाइटी को अवेयर कर सकती हूँ। तो तभी सर मुझे मार्गदर्शन हुआ हमारे डिविजनल कमिश्नर आगरा जो थे उस टाइम पर, अमित गुप्ता जी, अभी कानपुर में है। जब मैंने अपना आइडिया उनको बताया कि सर मुझे ऐसे करके बच्चों के लिए प्रोग्राम इनिशिएट करना है, बेसिकली इंक्लूजन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो उनका पूरा कॉपरेशन था। और इस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट जो पहले 2014 में इंडिविजुअल लेवल पर चल रहा था, वो एक पूरा इंटीग्रेटेड कैंप में चलने लगा और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला। बढ़िया। तो अभी आप केवी में टीचर हैं। हाँ जी सर। और करोड़पति के बाद तो ऑब्वियसली देश विदेश में लोग आपको जान रहे हैं और केवी में आपके पास समय लिमिटेड रहता है काम करने के लिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। सोसाइटी ने आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचा नहीं कभी कि अब मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, प्रॉपर फुल टाइम एनजीओ फील्ड में? सर मेरा ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल तो यही है हमारी दिव्यांग कम्युनिटी के लिए। और मन भी बहुत है, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है मेरे पास एक्चुअली हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सब भाई बहन अभी अनमैरिड है, स्टडीज भी चल रही है कुछ की, तो उसको देखते हैं। बट लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जब कभी मौका मिला ना तो डेफिनेटली स्विच करके मैं दूसरी जगह ज़रूर स्विच कर लूँगी, अगर इस कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ वर्क करने के लिए आगे बढ़ता है। करोड़पति में हमने देखा है और भी जो विजुअली इम्पेयर्ड गए हैं, लेकिन वो एज ए स्पेशल गेस्ट गए हैं। हाँ जी। अग्रवाल साहब गए थे, जितेंद्र अग्रवाल जी और सार्थक से, लेकिन एज ए कॉन्टेस्टेंट आप पहली बार गई थी। हाँ जी। तो ये बताएं कि वो जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या बाकी ब्लाइंड भी वहाँ पे पिच कर सकते हैं? डेफिनेटली सर इवन जब मैंने अप्लाई किया था, मैं भी बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन था, बहुत डर था। इवन सोच लीजिए 17 अगस्त 2021 को हमको बोला गया था कि हमको सेट पर जाना है। 16 की नाइट तक मैं यही सोच रही थी क्या होगा, मेरे लिए कुछ चीज़ें वहाँ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। और बाकी सब मेरे जो कॉम्पिटिटर थे सब जनरल थे, तो बहुत लग रहा था कि कैसे होंगी चीज़ें। बट उन लोगों का टीम सर बहुत अच्छा इंक्लूजन है वहाँ देखने के लिए, देखा जाए
बहुत सपोर्टिव टीम। बाकी लोगों की स्क्रीन में टच था, वो टच करके अपना आंसर सिलेक्ट कर रहे थे, बट मुझे उन्होंने, मैंने कहा कि टच में कैसे कर पाऊंगी, तो उन्होंने कीपैड दे दिया था मुझे। तो देखा जाए अगर अभी तक की जर्नी में जो मैंने सबसे बेस्ट इंक्लूजन देखा वो सोनी टीवी का प्लेटफॉर्म था, BBC का। आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आपको रेटिना डिटैचमेंट हुआ, राइट सर। और बहुत सारे लोग जो हैं जो लेट ब्लाइंड होते हैं तो वो हार मान लेते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम नॉर्थ इंडिया यूपी से आते हैं तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, और एज ए फीमेल आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे, कितनी देर बाद आपने अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और फैमिली की सपोर्ट क्या थी? देखिए सर, अगर ऑनेस्टली बताया जाए, जब सडनली इतना सब चीज़ हुआ, मैं उस टाइम पर 12th स्टैंडर्ड में थी, 2012 की बात है, और PCB की स्टूडेंट, मेडिकल का सपना था कि डॉक्टर बनना है, उस लेवल पर चीज़ें चल रही थी। सडनली मेरा बोर्ड भी था नेक्स्ट जस्ट 6 मंथ बाद ही। ऐसा होना तो वाकई में ट्रॉमा वाली बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। लेकिन 6 मंथ तक फेस पर स्माइल नहीं था बिल्कुल भी, बट धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि इसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। और जब मैं सामने अपने मम्मी पापा को देखती थी ना, एक्चुअली हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, और हम 5 भाई बहन हैं। तो पापा प्राइवेट जॉब में रहकर सबको एक अच्छा CBSE से पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन देना, तो पापा के ऊपर ऑब्वियसली बहुत बर्डन था। और मेरी सर्जरी में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट वो कर चुके थे, तो मुझे हल्की सी एक चीज़ फील होती थी, मैंने कहा मेरे पास कुछ हो या ना हो, बट पापा ने जितना इन्वेस्ट किया ना, वो मैंने कहा वो तो उनको रिटर्न करना बनता है। और खैर जो उन्होंने हमारे लिए किया वो तो हम नहीं कर सकते, बट फिर भी जितना हो पाएगा। तो सिर्फ मम्मी पापा की तरफ देखते देखते अपने आप ही एक आत्मविश्वास बना कि नहीं, मम्मी पापा के लिए तो यार कुछ करना है। उन्होंने जितनी मेहनत की है, भले चाहे आउटकम प्राइस की हम नहीं ले पाए, सर बस वही सोचा। और फैमिली का, मम्मी पापा का पूरा हमेशा सपोर्ट रहता था। वो कभी नहीं कहते थे कि ये मत लो या ये मत करो, वो कहते जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो बात हम पूरी करें। उनका सपोर्ट रहा, मेरा थोड़ा सा हल्का सा मम्मी पापा की तरफ जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, और टीचर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, उन सब की वजह से सर आगे यहाँ पर। नेशनल अवार्ड के बाद जिंदगी में क्या बदलने वाला? सर नेशनल अवार्ड के बाद लेट्स सी क्या होता है, बट मेरा बहुत दिली तमन्ना है, काश मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए स्वतंत्र होकर काम कर सकूं। अभी मुझे ना काम में करती हूँ, बट बहुत बैरियर के साथ बहुत फाइट करना पड़ता है जगह, मतलब कि मुझे उनके लिए काम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए मैं बहुत फाइट करती हूँ अभी। तो काश उस चीज़ के लिए मुझे स्वतंत्र होने के लिए काम करने का मौका मिले, तो बहुत मजा आएगा मुझे, काश ऐसा हो। कल आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। जी सर। और अगर आपको नेशनल अवार्ड के साथ एक शक्ति मिले और आपके पास सिर्फ एक ही टाइम डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ बदलने का मौका है, तो वो कौन सी एक चीज़ है जो आप झट से बदलना चाहेंगी? सर मैं चाहूँगी पार्लियामेंट में हमारे दिव्यांग रिप्रेजेंटेटिव का रिजर्वेशन, चाहे हमें वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्लेस पर सीट मिल जाए या राज्यसभा में नॉमिनेशन मिल जाए, बट फर्स्ट अगर मुझे पावर मिला तो मैं डेफिनेटली ये करूँगी। बिकॉज सर ऐसा नहीं है कि चीज़ अभी नहीं हो रही, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत अच्छी स्कीम्स बन रही हैं, बट एक जनरल पर्सन और एक डिफरेंट लेवल पर्सन की जो फीलिंग्स है ना सर, वो केवल वही जानता है। हम ग्राउंड में क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, ये हमें ही पता है। जनरल पर्सन कितना भी अच्छा कोशिश कर लेगा, बट वो चीज़ नहीं उस लेवल पर हो पाती। आने वाले टाइम में आप इलेक्शन लड़ने वाली हैं? सर ऐसा तो कुछ अभी नहीं सोचा है, और ऐसा मुझे, मेरी पर्सनालिटी पॉलिटिक्स वाली सी नहीं मुझे लगती है, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए बड़ा ही होना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा उस टाइप का, लेकिन मैं बहुत ही सीधी सच्ची टाइप की मुझे लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सर, ये है मुझे लगता है। डिपार्टमेंट के इस इनिशिएटिव पर आपको क्या कहना है और लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस डिसेबिलिटी डे? सर डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत सारा थैंक यू कि इस तरह का इनिशिएटिव जैसे हमारे डिपार्टमेंट में लिया है। मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए, बिकॉज आप केवल एक अवार्ड एक पर्सन को नहीं देते। सपोज दैट आपने किसी को यहाँ ऑनर किया ना, यू कांट बी उस फील्ड के कितने लोगों को आप मोटिवेट करें। अगर यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन को, आईडी पर्सन को अगर आप एक अवार्ड कर रहे हैं ना, यू नो इंडिया में जितने भी आईडी हैं आपने उनको 1% पुश कर दिया आगे बढ़ने के लिए। तो उनके लिए तो बहुत सारा थैंक्स, बाय हार्ट लॉट्स ऑफ थैंक्स। और सब लोगों के लिए यही एक मैसेज है कि देखिए रुकना नहीं है, चलते रहना है, बिकॉज जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग तरीके से।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से नेशनल अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो लिसनर्स, मैं फिर आऊँगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, करेंगे गपशप, बने रहिए।